Morning student, now we are continuing to discuss about the chapter 3rd of geography of class 8. The topic is natural wildlife and nature vegetation. इसमें हम जो है आगे कंजर्वेशन ऑफ नेचर वेजिटेशन को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने जो है टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट को डिस्कस किया था। इसके अलावा ग्रासलैंड और सब्स को भी डिस्कस किया था। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन पे। चल देखते हैं। ह्यूमन हैव डिस्ट्रॉय मच ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। मनुष्य ने जो है अधिकांश प्राकृतिक वनस्पतियों को नष्ट किया है। बर्निंग, क्लियरिंग एंड फेलिंग ट्रीज फॉर फ्यूल और मेक वे टू द एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सेटलमेंट आर द मेन काज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। मनुष्य ने कृषि के विस्तार के लिए, इंडस्ट्रियल डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, अधिवास को बनाने के लिए ना जंगलों में आग लगाई, जंगलों को काटा एवं और बहुत से पेड़ों को नष्ट किया। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, कृषि के विस्तार के लिए, उद्योगों की स्थापना एवं उनमें रॉ मटेरियल की सप्लाई के लिए और जो है अधिवास के लिए। इन मेनी अंडर डेवलपमेंट कंट्री, अधिकांश अविकसित देशों में, वेयर वुड इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, जहाँ पे लकड़ी एक ईंधन के रूप में यूटिलाइज की जाती है, यूज़ की जाती है, मेन सोर्स ऑफ फ्यूल, where the additional land is being brought under farming or where the shifting cultivation is being practices, the forests are the being rapidly destroyed। बहुत सी जगहों पे जो है आप कह सकते हो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आप जानते हैं कि अधिकांश पेड़ों पे आग लगा दी जाती है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। बहुत सी जगहों पे फूड ग्रेन्स की सप्लाई को कंटिन्यू बनाने के लिए, डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए ना एग्रीकल्चरल एरियाज़ को बढ़ाया जाता है, जिसके लिए आप कह लो कि जंगलों या पेड़ों में मतलब जो है कटाई होती है ना। इन सभी कारणों से जो है आप देख सकते हैं कि जो वनस्पति का एरिया था धीमे धीमे वो कम या सिकुड़ने लगा है। आगे आते हैं। द प्रॉब्लम हैज़ बीन फर्दर एग्रेवेटेड ड्यू टू द पॉपुलेशन एक्सपेंशन। कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का भी बुरा असर हमारी वनस्पतियों पे प्रभाव पड़ा है। आप कह सकते हो कि उसका बैड इफेक्ट जो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, क्योंकि पॉपुलेशन हाई होगी, डिमांड ज़्यादा होगी। डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कहीं ना कहीं जंगलों या पेड़ों को काटना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन की कंडीशन हो, चाहे वो टू मीट फूड ग्रेन्स एट ए मच मोर अमाउंट हो। द रिमूवल ऑफ द फॉरेस्ट कवर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। बड़ी मात्रा में जंगलों या पेड़ों को कटना जो है डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय द ह्यूमन, अदर फैक्टर्स नेमली फायर, इंसेक्ट डिजीजेस एंड द स्टॉर्म आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन। प्राकृतिक वनस्पतियों के डिस्ट्रॉय होने का कारण जो है इंसान है, इंसान की एक्टिविटी है, चाहे वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो, चाहे जिस पर्पज़ से हो। इसके अलावा जंगलों में आप देखते होंगे प्रायः तौर पे आग भी लग जाती है ना। इसके अलावा आपने देखा कि तूफान में भी बहुत से पेड़ पौधे वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं। द क्लियरेंस ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन स्पेशली फॉरेस्ट हैव लेड ना करें। इससे कौन कौन सी परिस्थितियाँ पेड़ों के कटने के द्वारा जनरेट होती हैं, इसको देखते हैं। बैरन हिल स्लोप्स, जो पहाड़ियाँ जो किसी जमाने में पेड़ों से ढकी होती थी, आज वो पूरी तरह से बंजर हो गई हैं। उस पर पेड़ों की मतलब जो है संख्या ना के बराबर सी हो गई है। इंक्रीज द सरफेस रन ऑफ ना, जिसके कारण जो है उनका ढाल जो है नीचे की ओर आपका जो कि स्टीप हो गया है। सॉइल इरोजन द लार्ज स्केल, पेड़ों के कटने के कारण जो है सॉइल इरोजन में वृद्धि हुई है। लेस अंडरग्राउंड सीपेज वाटर, अंडरग्राउंड वाटर की स्टोरेज में भी कमी आई है। क्यों? क्योंकि रेन वाटर जो होता है, जो प्लांट्स की जड़ें हैं उसको सीपेज करती हैं और नीचे की ओर कन्वर्ट कर देती, भेज देती थी, जिससे कि अंडरग्राउंड वाटर जो है इनरिच होता था। अब उसमें भी कमी आ गई है। डिक्रीजेज इन द रेनफॉल, बारिश में भी कमी हो गई है वृक्ष के कटने के कारण। रिसेंटली वर्तमान समय में या हाल के दिनों में द इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन हैव बीन रियलाइज्ड एंड द वेरियस मेजर्स हैव बीन अडॉप्टेड इन द डिफरेंट कंट्रीज टू स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन एंड द डिस्ट्रक्शन ना। लोगों का ध्यान जो है आप कह सकते हैं डिफॉरेस्टेशन की तरफ गया है, और इसकी जो बैड इम्पैक्ट या बुरी परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी इनके तहत, कई पर्यावरणविद, कई जियोलॉजिस्ट या कई जियोग्राफर्स ने इसको अपना सब्जेक्ट मटेरियल में स्टडी किया है। इस तहत जो है पेड़ों के शोषण या कटने या उसके जो विनाश पे लोगों ने चिंता व्यक्त की है और कई तरीके अडॉप्ट किए हैं अपने अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए। सब ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द फॉलोअर्स
कुछ जो है यहाँ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि वर्तमान समय में गवर्नमेंट द्वारा, इंडिविजुअल्स द्वारा या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो है आप कह सकते हो कि अडॉप्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट रिजर्व्स ना, पहली बात तो जंगलों का संरक्षण। नंबर सेकंड, इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट कवर एरियाज़ है उसके क्षेत्रफल में वृद्धि लाना, चाहे सामाजिक वानिकी के द्वारा या लोगों को अवेयर करने के द्वारा। डिस्करेजिंग द प्राइवेट एंड द शिफ्टिंग कल्टीवेशन ना, आप कह सकते हैं कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना उस पर कानूनी रोक लगा करके, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के कारण बहुत से पेड़ जो है काट दिए जाते हैं, उस पर कानूनी रोक लगनी चाहिए। प्रोटेक्टिंग द फॉरेस्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट फायर, जंगलों में प्रायः आग लग जाती है जिसके कारण बहुत लंबी वनस्पतियों को नुकसान होता है, बहुत से पेड़ जल जाते हैं, जीव जंतु मर जाते हैं, उस पर भी कंट्रोल करने की बात होती है। प्लांटिंग एडिक्वेट ट्रीज एंड मेक प्रोविजन टू द फ्यूचर नीड्स ना, नए नए वृक्षों को लगाना डिफरेंट पर्पजेस से, जैसे कि फ्यूचर में हमें ऑक्सीजन या वुड ETC ये सब प्रदान कर सकें। इसके अलावा इंकरेजिंग द सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वनीकरण को भी हमको बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें कि आप कह लो कि पार्टिसिपेशन ऑफ द एवरी पर्सन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए जो फॉरेस्ट या जंगल या पेड़ है ये हमको कई चीज़ें देते हैं। पहली चीज़ तो ऑक्सीजन है ना, अगर पेड़ नहीं रहेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। नंबर सेकंड बात जो है रेनफॉल को भी कहीं ना कहीं मतलब मेंटेन करते हैं। तीसरी बात जो है ग्राउंड वाटर सीपेज को भी मतलब जो है मेंटेन करते हैं। तो कहीं ना कहीं फल फूल के अलावा ये चीज़ें भी हमको पेड़ देते हैं, जिसको कि हमें सोचना पड़ेगा। अदरवाइज इन द फ्यूचर ना अब्सेंट ऑफ ट्रीज क्रिएट्स ए बिग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन काइंड। आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो जीव जंतु जो जंगली जीव जंतु का उनका वितरण है। द एक्सटेंसिव ऑफ वाइल्ड लाइफ इज एसेंशियल टू द मेंटेन द बैलेंस इन अवर एनवायरनमेंट। जो है जीव जंतुओं की जो स्थिति है ना पर्यावरण में कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा था इकोसिस्टम में जीव जंतुओं का उसके पारिस्थितिकी तंत्र या फिजिकल जो आपका हैबिटेट होता है उससे जो इंटरेक्शन या इंटर रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो जीव जंतु भी जो है वो प्रकृति के एक आप कह सकते हो गिफ्ट ऑफ नेचर कह सकते हो, प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार है, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना है करेंगे। इट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इकोसिस्टम, अभी आपको बताया गया। नो वन नोज एक्जैक्टली हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर देयर इन द वर्ल्ड। कोई भी खुल नहीं कह सकता कितने प्रकार के जीव जंतु दुनिया में है। ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑलरेडी नोन द कैटलॉग्स, लगभग कई मतलब मिलियन प्रकार के जो है जीव जंतु को हमने चिन्हित किया है, मतलब जो है उसको आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। मेनी न्यू एनिमल्स स्पेशली स्मॉल वंस आर डिस्कवर्ड एवरी ईयर। कुछ नए नए जीव जंतुओं का हर साल पता चलता रहता है। आगे आते हैं ईच पार्ट ऑफ द अर्थ, दुनिया के अधिकांश हिस्सों पे हैज़ इट्स ओन मिक्स ऑफ एनिमल्स। कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, लगभग हर कंटिनेंट में, हर महाद्वीप में तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं ना। कुछ वाइल्ड होते हैं, कुछ नॉन वाइल्ड होते हैं। द फॉरेस्ट, जंगलों में, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट्स प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट फॉर एनिमल्स। जंगल, घास के मैदान ना, रेगिस्तान, ये सभी जगह जो है जीव जंतुओं के लिए अधिवास या हैबिटेट का काम करते हैं, जहाँ वो रहते हैं। द हैबिटेट प्रोवाइड्स शेल्टर, ये जगह जो है उनको रहने के लिए जगह प्रदान करते हैं ना। स्पेस फॉर मार्मर ग्रोथ, जहाँ पे उनका विकास आसानी से होता है, वो जो है आसानी से गति कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। उनको इन जगहों पे फूड वाटर बहुत आसानी से मिल जाता है। प्लेस ऑफ ब्रीडिंग, अपने नए बच्चों के जनरेशन की उत्पत्ति में भी वहाँ पे वो सेफ है। एंड रेजिंग द यंग वंस, वही बात है। विद इन द हैबिटेट प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर ओन वे ऑफ लाइफ। द ग्रेट वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज़ फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देखिए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का इंटर रिलेशनशिप दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पेड़ पौधे और जीव जंतु दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। और आप कह सकते हो कि इकोसिस्टम में हम इसी को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और नेचर के लिए दोनों गिफ्ट हैं वाइल्ड लाइफ में, चाहे वो वनस्पतियाँ हों, चाहे वो आपका नेचुरल एनिमल मतलब जो है वाइल्ड लाइफ के अलावा नेचुरल वाइल्ड लाइफ हो ना। इसके अलावा ह्यूमन बीइंग का भी एक प्रोमिनेंट रोल होता है। अब आते हैं हर कॉन्टिनेंट के बारे में। तो अभी बताया गया आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है, जो इक्वेटर के आसपास जो घने जंगल पाए जाते हैं, वो वाइल्ड लाइफ में बहुत रिच होते हैं, धनी होते हैं। वहाँ तरह तरह के जीव जंतु और तरह तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अफ्रीका इज रिच इन वाइल्ड लाइफ। अफ्रीका वाइल्ड लाइफ में मतलब
रिच है। यहाँ पे एलिफेंट, हिप्पो, राइनो, हाथी ना, इसके अलावा गैंडा, राइनो, पैंथर्स, क्रोकोडाइल, गोरिल्ला, ये सभी चिंपैंजी, ये सभी जो है इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे घास खाने वाले जानवर भी होते हैं, जैसे कि हिरन, जिराफ, जेब्रा, ये सभी जानवर जो हैं घास खाते हैं। इसके अलावा एलिफेंट आर फाउंड इन द सवाना ग्रासलैंड, हाथी भी पाया जाता है जो सवाना ग्रासलैंड में पाया जाता है। फ्लश ईटिंग एनिमल, मांस खाने वाले जानवर जो हैं अफ्रीका में जो पाए जाते हैं, लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड है ना, ये सब बहुत संख्या में पाए जाते हैं। कैमल एंड ऑस्ट्रिच आर फाउंड इन द डिजर्ट, कैमल और ऑस्ट्रिच जो है रेगिस्तानी इलाकों में अफ्रीका में पाया जाता है। अब आते हैं साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका है रिच इन डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के डाइवर्सिफिकेशन में साउथ अफ्रीका भी रिच है। यहाँ पे रेहा एक चिड़िया होती है जो कि उड़ नहीं सकती, ये ऑस्ट्रिच जैसी होती है, एक बर्ड तो होती है लेकिन लंबी उड़ान या उड़ नहीं सकती है, ये फुदक सकती है ना, ये पाई जाती है। इसके अलावा कोडोर इज द लार्जेस्ट बर्ड ऑफ प्रे इन द वर्ल्ड। इसके अलावा एंटीयर्स एंड आर्मोरेल्स आर द एंशिएंट मैमल्स ऑफ द साउथ अफ्रीका। ये मैमल्स हैं, मैमल्स वो जीव जंतु होते हैं जो अपने बच्चों को मतलब जो है ना दूध पिलाते हैं। मैमल्स की मतलब आइडेंटिफिकेशन ये होती है जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं आर्मोरेल्स और जो है एंटीयर्स ना। लमलास आर फाउंड इन द एंडीज माउंटेन्स, लमलास जो है एंडीज माउंटेन के आसपास पाया जाता है। वाइल जबकि एनाकोंडास आर फाउंड इन द मार्शलैंड, एनाकोंडा एक प्रकार का सांप होता है जो कि दलदल वाली ज़मीनों पे, जहाँ दलदल ज़मीनें होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अदर एनिमल्स इंक्लूड, इसके अलावा साउथ अमेरिका में मंकी, पुमास, जगुआर, एलिगेटर ना, गिगांट टर्टल, बड़े बड़े आकार के कछुए भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैज़ मेनी यूनिक एनिमल, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही विचित्र या शानदार तरह के जानवर पाए जाते हैं। हाफ ऑफ देम ऑफ मार्सुपियल्स करें, यहाँ पे कंगारू, कोलास ना, ये सब जो है पाए जाते हैं। इसके अलावा डक बिल्ड, प्लेटपस, एमूज, लेयरबर्ड, किंगफिशर और द कूकाबुरास और अदर सिग्निफिकेंट एनिमल एंड बर्ड्स, और कुछ चिड़िया और कुछ जानवरों के नाम ये बताए गए जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। इसमें कंगारू और कोलास मेन है। आते हैं यूरोप। करें कि यूरोप हैज़ लिमिटेड वाइल्ड लाइफ, यूरोप में जंगल कम है इसलिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा नहीं पाए जाते, जंगली जीव जंतु ज़्यादा नहीं पाए जाते, क्योंकि यूरोप के अधिकांश देश छोटे छोटे क्षेत्रफल में होते हैं और यहाँ आबादी जो है बहुत ही डेंस है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, अधिकांश जंगल यूरोप में कट गए हैं। द मेन एनिमल्स स्पीसीज आर फाउंड इन द कॉन्टिनेंट आर, यहाँ पे जो जानवर पाए जाते हैं उनमें पोलर बियर, वुल्स ना, इसके अलावा वाइल्ड बोर्स, वाइल्ड सीप ना, जंगली भेड़ जो होती है, एंड नेटिव एंटीलोप्स, ये सब जानवर हैं जो कि यूरोप में पाए जाते हैं। इसके अलावा द फर बीरिंग एनिमल्स लाइक मिन्स्ड सेबल्स एंड द एरमाइंस आर नाउ रेज्ड फॉर फन फॉर्म्स ना, ये जानवर जो होते हैं जो अभी आपको बताया गया, मिन्स और सेबल्स, ये ऐसे जानवर होते हैं जिनके शरीर पे बाल या रोए या रेसे होते हैं ना, बाल लंबे लंबे बाल होते हैं। एक्चुअली में यूरोप में आप जानते हैं ठंड ज़्यादा पाई जाती है, तो ठंड से बचने के लिए इन जानवरों के शरीरों पे जो है फर या बाल जैसी संरचना होती है जो कि उनको या उनके बॉडी को वार्म करती है, जो उनके बॉडी को आप कह सकते हो कि ठंड से बचाती है। करें कि द वेल नोन बर्ड्स इंक्लूड द पैट्रिजेस, लार्ज कुकूज, एस्कालार्क एंड नाइटिंगल्स ना, यहाँ कुछ जानी मानी कुछ चिड़िया पाई जाती है जिनके नाम बताए गए, लार्क, कुकूज, स्काईलार्क, नाइटिंगल्स ना, ये सब चिड़िया हैं जो कि यूरोप में पाई जाती हैं। अब आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। कि नॉर्थ अमेरिका पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एक्सपीरियंसेस वेरी कोल्ड क्लाइमेट, नॉर्थ अमेरिका के इलाकों में अच्छी खासी ठंड पड़ती है। दस इस प्रकार द एनिमल्स हैव थिक फर टू कीप देम वार्म, यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं अधिकांश तौर पे उन जानवरों के शरीर पे फर या बाल पाए जाते हैं, रोए या रेसे पाए जाते हैं। द मेन एनिमल स्पीसीज आर फाउंड हियर आर रेनेडियर, यहाँ पे जो मेन जानवर पाए जाते हैं उसमें रेनेडियर है ना, रेनेडियर आप देखे होंगे, लंबे लंबे बाल होते हैं। आर्कटिक फॉक्स, इसके अलावा मस्क ऑक्सन, सेबल्स, पोलर बियर्स एंड ब्लू फॉक्सेस, ये सभी जितने भी जानवर हैं उनके शरीर पे लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं ना, जो कि इन जानवरों को ठंड से बचाते हैं। इन अदर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के दूसरे हिस्सों में
वन कैन फाइंड मॉसेस, एल्ग्स, बाइसन, बैडगर्स, बेवर्स एंड हेडगर्स। ये सभी जानवर होते हैं। बाइसन भी आपने सुना होगा, छोटे क्लास के बुक में बैसन मतलब भैंसे ऐसा होता है ना, लंबे लंबे बाल होते हैं, ये सभी पाए जाते हैं। देखिए नॉर्थ अमेरिका एक्चुअली में यहाँ बहुत ठंड पाई जाती है ना, तो यहाँ जो शरीर होते हैं भारी भरकम शरीर वाले जानवर होते हैं और उनके शरीर में लंबे लंबे बड़े बड़े बाल होते हैं ना, जो कि उनको ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। एशिया आते हैं। एशिया है एक्सट्रीमली वाइल्ड लाइफ वैरायटी। एशिया क्षेत्रफल में भी बड़ा है और यहाँ पे विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पे मंकीज, स्लॉथ, लियोपार्ड, टाइगर, एलिफेंट, लायंस, ये सभी जो है ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं। एशिया के ट्रॉपिकल एरिया बने इक्वेटर के आसपास के इलाकों में। हेरॉन्स, केरांस, बियर्स एंड फॉक्स आर फाउंड इन द टेम्परेट एरिया। टेम्परेट एरिया में जो है आपको बताया गया हेरॉन्स, क्रेन्स, बियर्स, ये सब टेम्परेट इलाके में पाए जाते हैं। फॉर बियरिंग एनिमल लाइक लाइनेक्स, मिंक, सेबल, पोलर बियर, मस्क, ऑक्सिन, आर्कटिक फॉक्स आर फाउंड इन द टाइगा एंड टुंड्रा रीजन। टाइगर रीजन जो 50 से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाए जाते हैं ना, और टुंड्रा रीजन आप जान रहे हैं कि बर्फ के इलाकों में ये सब जो है यहाँ पे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जिनके शरीर पे लंबे लंबे रेसे या बाल होते हैं, उनकी शरीर भारी होती है, उनके शरीर में फैट का अच्छा खासा कंसंट्रेशन होता है जो कि ठंड से उनको जानवरों को बचाते हैं। आगे आते हैं अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका, देयर इज ए प्लेंटी ऑफ द लाइफ वेयर द लैंड एंड वाटर मीट ना, यहाँ पे कुछ इलाकों में आबादी पाई जाती है जीव जंतुओं की जहाँ पे लैंड और वाटर का मिलन होता है। द वाटर बॉडी विच सराउंडेड बाय द कंटिनेंट्स हैज़ क्रिएचर विद द रेंज फ्रॉम द स्मॉल क्रिल्स ऑफ वेल ना, यहाँ पे वेल एक बड़ी फिश है जो कि पाई जाती है। पेंगुइन आर द नेटिव दिस कॉन्टिनेंट, दे आर टू बिकम द सिंबल ऑफ अंटार्कटिका। पेंगुइन खासतौर पे अंटार्कटिका रीजन में पाई जाती है और पेंगुइन की पहचान ही अंटार्कटिका से होती है। इसके अलावा स्नो पेट्रोल बर्ड होती है विच रिमंजल्स टू स्मॉल वाइट डोव इज आल्सो फाउंड हियर। सेवरल टाइप ऑफ सील, यहाँ सील की कई प्रकार की मतलब जो है किस्में पाई जाती हैं। एंड अल्ब्रेस्ट्रस इनहैबिटेट्स द कोस्टल एरिया। कोस्टल इलाकों में सील है, अल्ब्रेस्ट्रस है, ये सब समुद्र के इलाकों में या क्षेत्र के आसपास पाई जाती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन, खास तौर पे गर्मी के दिनों में। आप जानते हैं कि जो अंटार्कटिका का रीजन है ना, अधिकांश तौर पे जो है बर्फ़ से ढका रहता है ना, ठंड यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है और यहाँ पे भी वही है, पेंगुइन है, सील है ना। अब सील आप कभी देखे हो, सील जो फिश होती है कितनी मोटी फैट की लेयर होती है ना। इसके अलावा जो है यहाँ पे स्नो पेट्रोल है ना, ये बर्ड्स एक तरह की होती हैं जो पाई जाती हैं आपके ठंडी इलाकों में, आपके जो है अंटार्कटिका रीजन में। अब आते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ ना, जीव जंतुओं की संरक्षण या इसमें करते हैं। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन द फॉरेस्ट एंड वाज डिपेंड ऑन द वाइल्ड लाइफ। पुराने समय में इंसान जो जंगलों में रहता था और जंगली जीव जंतुओं या वनस्पतियों पर वो डिपेंड था। टू ग्रेट एक्सटेंट टू देयर डे टू डे नीड्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर डिपेंड था पुराने समय में। दे डोमेस्टिकेटेड एनिमल लाइक डॉग्स, सीप्स, गोट्स, हॉर्स, काउज एंड कैमल्स। उसने बहुत जानवरों को मतलब पाला ना, घरेलू बनाया, जिसमें कुत्ते, बिल्ली ना, भेड़, बकरी, घोड़े, ये सब हैं। टुडे आज ह्यूमन एक्टिविटीज पोज टू द ग्रेट थ्रेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड द नेचुरल हैबिटेट। आज जो है मनुष्य के कारण जो वन्य जीवन संप्रदा है धीमे धीमे नष्ट होने के कगार पे है। इंसान जो है जीव जंतुओं को जो जंगल में पाए जाते हैं मार रहा है, जंगलों को नष्ट कर रहा है ना, ये एक ग्रेट डैमेज है। द ग्रेट डैमेज हैज़ बीन डन टू द वाइल्ड लाइफ बाई कटिंग डाउन द फॉरेस्ट, कंस्ट्रक्टिंग रोड, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एंड सिटीज़। अब आप देख रहे हैं कि जीव जंतु जंगली जो है फॉरेस्ट में पाए जाएंगे और फॉरेस्ट की एरिया जो है धीमे धीमे कम हो रही है, जंगल धीमे धीमे कम हो रहे हैं। तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? निश्चित है कि वो डेड हो जाएंगे, मार दिए जाएंगे, उनका शिकार हो जाएगा ना। हंटिंग बहुत से लोग शिकार करते हैं ना, तो जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जीव जंतु अल्टीमेटली खुद नष्ट हो जाएंगे और इसका जो है कहीं ना कहीं जो है बुरा असर ह्यूमन और ह्यूमन सिविलाइजेशन पे फ्यूचर में पड़ सकता है। इसलिए वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्शन के लिए हमेशा समय समय पर डिमांड होती रहती है। द डैमेज डन टू देयर नेचुरल हैबिटेट had led to the extinction of many species of the plant and animal. Wildlife is also threatened by the hunters. अभी आपको बताया गया था कि जो वन्य जीव संपदा है उनको खतरा किससे है? शिकारियों से है। कलेक्टर एंड पोचर्स ना, जो लोग जंगलों में
जीव जंतु या वनस्पतियों के पार्ट्स को इकट्ठा करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डैमेज में एक अच्छी खासी भूमिका प्ले करते हैं। पोर्चर्स माने वही है, शिकार ही है ना। तो बहुत से इलीगल एलिमेंट्स हैं जो फॉरेस्ट में होते हैं और फॉरेस्ट की जो वेल्थ है उसको कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। द इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स, आप जानते हैं कि कई लोग स्मगलिंग या तस्करी करते हैं ना, व्यापार करते हैं गैरकानूनी तौर पे ना, सींग का, हड्डियों का ना, चमड़ों का, दांत का, क्योंकि जानवर के ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो मार्केट में बहुत महंगे मिलते हैं। जैसे हाथी है, हाथी के दांत हुए ना, शेर या चीते की स्किन हुई ना, सींग हुई, जैसे बारहसिंगा है, सींग लोग अपने घर में सजाते हैं ना। तो इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं, जिसके कारण वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जिस कारण उनको इन जानवरों को मारना पड़ता है, जो कि ये बहुत भी आप कह सकते हो कि गैर कानूनी चीज़ है। इस पर भी टाइटली रोक लगनी चाहिए। CITES जो है एक इंटरनेशनल बॉडी है विच स्टैंड फॉर द, जो कि हमेशा खड़ी रहती है, कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर्ड स्पीसीज इन द वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप कह लो कि विरोध में रहती है। इन वन्य उत्पाद का ना ये संस्था जो है इसके विरोध में है, और कहीं ना कहीं जो है ये एक्टिविटी जो है मैक्सिमम देशों में इलीगल गैर कानूनी है। दे से डेट द कन्वर्सेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट हैव टुगेदर एज द एक्सिस्टेंस ऑफ एनिमल डिपेंड्स लार्जली ऑन द फॉरेस्ट। दे प्रोवाइडेड द ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ। देखिए बहुत सीधी बात है, अगर हमको वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो सबसे पहली बात हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात जो है, हमको जो है इलीगल एक्टिविटी जो कि फॉरेस्ट के अंदर है, चाहे वो हंटिंग हो, चाहे वो पॉर्चर्स हो, चाहे वो कलेक्टर्स हो, उनके जो है एंट्री पे हमको प्रोबेशन या उनको रोक लगानी पड़ेगी ना कानूनी रूप से। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको हार्ड पनिशमेंट देने की बात करनी पड़ेगी, तभी जा करके जो है हम लोग कुछ हद तक जो है अपने वाइल्ड लाइफ को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। इसी में ही CITES जो एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन पे अपना वाइटल प्ले रोल कर रही है। मोस्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ कैन बी प्रोटेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग द अवेयरनेस अमंग द पीपल। इसके अलावा जो है हम लोग को लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, किसके प्रति, वाइल्ड लाइफ के प्रति ना, उनके प्रोडक्शन के प्रति लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। लोग खुद पार्टिसिपेट करें ना वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्शन में। स्कूल चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू द पार्टिसिपेट इन द वेरियस कंजर्वेटिव प्रोग्राम। स्कूल के बच्चों को भी जो है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट के डेवलपमेंट, उनके विकास पे शिक्षित करना पड़ेगा। नए नए पेड़ या जंगलों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा बच्चों को ना। इन द लास्ट 100 ईयर, पिछले 100 सालों में ह्यूमन बींग्स हैव बिकम द conscious of the plight of the wildlife. Many countries have developed wildlife sanctuary, national park and biosphere reserves to protect the natural vegetation wildlife. ना इस सेक्शन में सरकार ने भी जो है बहुत से सराहनीय कदम उठाए हैं। सरकार ने बहुत से नेशनल पार्क बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है ना, इसके अलावा जो है बायोस्फीयर रिजर्व बनाए हैं ना, जहाँ पे वनस्पतियों, प्राकृतिक वनस्पतियों और जीव जंतुओं को प्रोटेक्शन होता है। आप जानते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, भारत में वन विभाग है, वन मंत्रालय है ना, जो कि जंगलों और आप कह लो कि जंगली जीव जंतुओं के प्रोटेक्शन में ना दिन रात 24 घंटे काम करता है। लेकिन डिपार्टमेंट बना देने से ही यहाँ पे काम नहीं होगा, लोगों में एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी, लोगों में एक जागरूकता लानी पड़ेगी कि लोग जो है वनस्पति प्रेम के प्रति झुकें, पेड़ों को लगाएं, समझ रहे हैं। और जो भी इलीगल एक्टिविटी में लोग इन्वॉल्व हैं ना, उनको कठोर से कठोर आप कह लो कि सज़ा दिलाएं कानून के तहत ना। शिकार जैसी जो इलीगल प्रैक्टिसेस है, या जो आप कह लो कि स्मगलिंग ऑफ मतलब जो है, या इलीगल ट्रेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ्स, जो गैर कानूनी व्यापार होता है ना जंगली जीव जंतुओं या उनके उत्पादों का, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है कानूनी रोक लगानी चाहिए। तब जा करके हम लोग वाइल्ड लाइफ और कह लो कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को दोनों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे ना। हमको उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। ओके, डेट्स ऑल।